नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन की हमारी लगभग 12 से 13 वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जुड़कर उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही आज हम शुरू करने वाले हैं आज के नए सेशन में परमार वंश, यानी कि इससे पहले हमने कुमाऊं में जो चंद वंश चल रहा था उस पर डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं परमार वंश पर, जो कि गढ़वाल पे चलने वाला एक शासन देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, इस बीच हमने हिंदी की एक और सीरीज को ख़त्म किया हुआ है जो कि राजपाल सिंह सर की बुक से संबंधित है। उससे हमने थ्योरी सेशन और एमसीक्यू जो सीरीज है उन दोनों ही सेशन को कंप्लीट करा हुआ है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से उनको भी वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंवार वंश के बारे में और परमार वंश के बारे में, जिसमें हमारे जो प्रमुख शासक हैं या फिर उनके जो कार्य हैं उनके बारे में विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। डिटेल में चलेंगे वन लाइनर के माध्यम से। बाकी जब थ्योरी सेशन चलेगा तो उसमें डीपली हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो पहला ही क्वेश्चन है वो आपका, चांदपुर गढ़ी में परमार वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों, चांदपुर गढ़ी पर परमार वंश की नींव रखने वाला जो शासक था वो कौन था? तो दोस्तों, आपका कनकपाल के नाम से उसको जाना जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 9वीं शताब्दी तक जो गढ़वाल था वो 52 ठकरियों जो राजा थे उनके शासन के अधीन हुआ करता था, और इन 52 गढ़ों में एक गढ़ चांदपुर भी था। जिस चांदपुर गढ़ पर जो पंवार वंश की जो नींव रखी गई वो आपका कनकपाल के द्वारा रखी जाती है। अच्छा दोस्तों, देखा जाए तो उस समय जब कनकपाल ने पंवार वंश की नींव रखी थी तो उस समय चांदपुरगढ़ का जो राजा था वो कौन था, आप लोगों से पूछा जाता है। तो दोस्तों, भानु प्रताप को सोनपाल भी कहते थे। तो चांदपुरगढ़ का राजा उस समय के लिए हमारा सोनपाल नामक जो व्यक्ति था वो देखने को मिलता है। इसके बाद जो वहाँ पर शासन करता है वो आपका कनकपाल के देखा जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों, हरिकृष्ण रतूड़ी और एटकिंसन महोदय कहते हैं कि जो कनकपाल है वो धार नगरी गुजरात से चांदपुरगढ़ तक तीर्थ यात्रा पर आया था, और सोनपाल ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो कनकपाल से कर दिया था। और कनकपाल ने परमार वंश की जो स्थापना है वो चांदपुरगढ़ पर करी थी। कब करी थी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 888 ईस्वी में। इन जो सन मैं बता रहा हूँ ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 888 ईस्वी में किया। तथा इस तिथि को इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद भी देखने को मिलता है। जब इतिहासकारों में ही मतभेद देखने को मिलता है तो ये लगभग पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आप लोगों को एक याद रखने के लिए आप लोग ज़रूर इसको याद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आपको पर्टिकुलरली कब किया गया था नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अधिकतर किताबों में कोई चीज़ अलग है, किसी में कुछ अलग है, तो वो विवादित ही हमारे देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो चांदपुरगढ़ है ये कहाँ पर हमारा पड़ता है? तो देखा जाए तो दोस्तों, जो चांदपुरगढ़ है ये हमारा चमोली जनपद में देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों, चमोली जनपद में तो हमने ठीक है इसको देखने को मिला हमें। यहीं पर पंवार शासक की प्रथम राजधानी भी देखने को मिली चांदपुरगढ़ में ही। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों, जैसे पातीराम है हमारे, जिनकी एक फेमस पुस्तक है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक, उसमें भी जो कनकपाल है वो मालवा से आए हैं उसका जिक्र देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों, कनकपाल गुज्जर देश से आया था, यानी कि गुजरात व मालवा का एक भाग जो गुज्जर प्रदेश है पड़ता है, वहाँ से कनकपाल को यहाँ पर आने की पुष्टि के बारे में पता चलता है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो गुज्जर प्रदेश से कनकपाल के आने का जो प्रमाण है वो आदि बद्री मंदिर समूह से मिलता है। क्यों? क्योंकि जिसकी जो रचना है वो गुजरात के सोलंकी मंदिर से मिलती है, इसलिए बताया जाता है कि जो कनकपाल है वो गुजरात के गुज्जर प्रदेश से आया था, ऐसा लगभग किताबों के अनुसार माना जाता है। फिर अगर देखा जाए तो दोस्तों, पंवार वंश की जो नींव थी वो क्या सच में क्या पंवार वंश कोई एक वंश था? अगर इसके अगर देखें तो सुदर्शन शाह का एक सभासार ग्रंथ था, उसमें भी देखने को मिलता है कि एक पंवार वंश नामक कोई वंश गढ़वाल में चल रहा था। वहीं मणिकलाल मुंशी जी की जो प्रमुख पुस्तक है हमारे, दिगलौरी दैट वाज गुज्जर, तो उसमें देखने को मिलता है कि मालवा गुजरात का जो भाग है उसको गुज्जर देश के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ का जो शासक था हमारा कनकपाल वो उत्तराखंड आने का उसमें भी उल्लेख देखने को मिलता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी माना जाता था। अब कभी कभी क्वेश्चन अब घुमाकर पूछने लगा है आयोग, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वह कौन सा गढ़ था जिसे कनकपुर का गढ़ माना जाता था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो कौनपुर गढ़, आप लोग इसको याद रखिएगा, कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी माना जाता था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अभी के लिए नया क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलूँगा, और यही कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो मौलाराम और हार्डविक थे वो वंशावली में कनकपाल के स्थान पर दूसरा नाम बताते हैं। वंशावली पर देखा जाए तो इसका दूसरा नाम बताते हैं। अगर वहीं देखा जाए दोस्तों, इसका अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन से मुझे लगता है कि हमने बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो कनकपाल के बारे में डिस्कस करी। उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था? कहावत कही जाती है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पर 52 गढ़ों को विजित करने वाला जो बाहुबल था वो कौन था? अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो दोस्तों वो अजयपाल के द्वारा वो करी जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर अजयपाल के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो दोस्तों, चमोली
जनपद का जो एक सुकुंड ग्राम है, वहाँ पर सुरपाल या फिर सुरतीपाल का अभिलेख प्राप्त होता है। अगर सुरतीपाल देखा जाए तो ये पंवार वंश का हमारा 15वां शासक देखने को मिलता है। और परमाणु में अगर बात बात करें तो दोस्तों जो अजयपाल की हम बात कर रहे हैं वो हमारा 37वां राजा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजयपाल का क्रम कौन सा है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। अजयपाल से पूर्व की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों ऐसे बहुत से परमार शासक हैं, जैसे कि हमारा सुरपाल या फिर सुरपतिपाल ही मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, सोनपाल जैसे उससे पहले देखने को मिला है, लखनदेव पाल देखने को मिलता है, जगतपाल देखने को मिलता है। ये अजयपाल से पहले के शासक है। लेकिन अगर बात करेंगे हम विशेष जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो शासक है अजयपाल से, तो दोस्तों अजयपाल हमारा 37वां शासक देखने को मिलता है। और राहुल शंकराचार्य जी कहते हैं कि अजयपाल को पंवार वंश का संस्थापक है। अब राहुल शंकराचार्य जी कब आए थे तो आप लोगों को भी पता है, 820 के आसपास में उनकी केदारनाथ पर अपने शरीर को उन्होंने त्याग कर दिया था। लेकिन अब किताब के अनुसार देखें तो ये 888 ईस्वी देखने को मिल रहा है। अब 888 में जब पंवार वंश की स्थापना हो रही है तो फिर शंकराचार्य जी कैसे कह पाएंगे, तो सनों के हिसाब से मत चलिएगा, थोड़ा सा ये प्रमाणिक तथ्य नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन राहुल शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि जो गढ़वाल में पंवार वंश की जो स्थापना है वो अजयपाल के द्वारा करी जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों अधिकतर जो हमारे इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है। राय बहादुर जो हमारे पातीराम जी हैं उन्होंने अजयपाल को गढ़पाल से भी नाम से भी संबोधित किया था। और जो अजयपाल हैं वो चांदपुर गढ़ के गणपति आनंद पाल के पुत्र देखने को मिलते हैं। और अजयपाल के दोस्तों 52 गढ़ों पर इन्होंने अपना बाहुबल को जीता था। और अजयपाल का जो कार्यकाल है वो आपका 1490 से लेके 1519 ईस्वी तक देखने को मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों 1491 में कुमाऊं में कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कुमाऊं के चंद शासक ने अजयपाल को हराया था, तो दोस्तों ये आपका कीर्तिचंद आप लोग याद रखेंगे। कीर्तिचंद के द्वारा अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया जाता है। अच्छा दोस्तों अगर देखा जाए जो ये हमारा बधानगढ़ का युद्ध है, बधानगढ़ का जो युद्ध है ये हमारा कब होता है, तो दोस्तों ये हमारा 1491 ईस्वी में देखने को मिलता है। 1491 ईस्वी में जो बधानगढ़ का युद्ध है इसमें कीर्तिचंद के द्वारा अजयपाल को हराया जाता है, जबकि इसने 52 जो गढ़ थे गढ़वाल के उन सभी 52 गढ़ों पर विजित करा था। लेकिन इसी विजित करने वाले जो शासक है इसको कीर्तिचंद के द्वारा 1491 में बधानगढ़ के युद्ध में हरा दिया जाता है। अगर फिर और कुछ डिटेल जाएँ अजयपाल के बारे में तो देखिएगा, अजयपाल ने दोस्तों अपनी जो प्रारंभिक राजधानी है, जो अपनी राजधानी है उसको देवलगढ़ में राजप्रसाद बनवाया। फिर अजयपाल ने 1517 ईस्वी को राजधानी को श्रीनगर पर भी स्थानांतरित कर दिया था। और देवलगढ़ में अजयपाल ने अपनी कुलदेवी राजेश्वरी का मंदिर भी बनाया था। अजयपाल ने देवलगढ़ को सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी इसके द्वारा कराया गया था। और अजयपाल ने ही श्रीनगर में जो कालिका देवी मठ है उसका भी निर्माण कराया था। और जो सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति थी वो भी आपकी किसने करी थी, अजयपाल ने करी थी। अच्छा दोस्तों कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि जिस तरीके से अजयपाल ने गढ़वाल में सिरोला ब्राह्मणों की स्थापना करी थी उसी तरीके से कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर देखा जाए तो दोस्तों अजयपाल ने ही एक मापतोल जो प्रणाली है उसको चलाया था, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, धूली पाथा। ये जो धूली पाथा थी ये मापतोल की एक प्रणाली थी जो आपके अजयपाल के द्वारा चलाई जाती है, ऐसा इससे पहले माना भी जाता है और लगभग एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अच्छा अगर देखा जाए तो गढ़वाल का जो अशोक है वो किसको कहा जाता है, तो दोस्तों गढ़वाल का जो अशोक है वो भी हमारा अजयपाल को ही कहा जाता है। अगर देखा जाए तो प्रोफेसर जो हमारे अजय सिंह रावत जी हैं, अजय रावत जी कहते हैं कि अजयपाल की तुलना अशोक से की है। अब जो अजयपाल की जो तुलना है वो अशोक से करी जाती है और गढ़वाल का अशोक के रूप में भी अजयपाल को ही जाना जाता है। तो दोस्तों अगर देखें तो कवि भरत मानवोदय काव्य में अजयपाल की जो तुलना है वो कृष्ण से, भीम से, कुबेर से और इंद्र से भी इनके द्वारा मानवोदय काव्य में तुलना करी गई है। और गढ़वाल का जो कृष्ण है, अब देखिएगा गढ़वाल का जो कृष्ण है, गढ़वाल का अगर अकबर कहें, सॉरी गढ़वाल का अशोक कहें या फिर गढ़वाल का कृष्ण कहें, ये सभी हैं हमारे किसको कहे गए, ये अजयपाल को कहा गया है। अजयपाल को गोरखनाथ पंथ का अनुयायी भी बताया गया है। वहीं गोरखनाथ पंथ के जो अनुयायी हैं जैसे भरतहरि है वो गोपीचंद भी उनके अनुयायी देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो दोस्तों नवनाथ कथा ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध भी माना गया है। अच्छा दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता रही है उस समय पर। और सावरी ग्रंथ के जो लेखक हैं हमारे डॉक्टर सूरबीर सिंह को एक हस्तलिखित ग्रंथ उनके देखने को मिलती है जिसमें भी अजयपाल का नाम देखने को मिलता है। अच्छा अगर सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ भी कहा गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सावरी ग्रंथ है, सावरी ग्रंथ के जो लेखक हैं सूरबीर सिंह, उन्होंने सावरी ग्रंथ में जो अजयपाल है उसको आदिनाथ की संज्ञा भी उसमें दी है। और सावरी ग्रंथ में तांत्रिक विद्या पर आधारित ये पुस्तक हमारी देखने को मिलती है।
फिर देखिएगा देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की जो दीवार है वहाँ पर भी अजय पावल के जो पद्मासन है उसकी मुद्रा देखने को मिलती है। एक चित्र उनका वहाँ पर देखने को मिलता है पद्मासन मुद्रा में, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और अजय पाल की जो मृत्यु है दोस्तों वो आपकी 1519 ईस्वी में देखने को मिलती है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों जो अजय पाल का जो उत्तराधिकारी है वो आपका कौन देखने को मिलता है, तो दोस्तों अजय पाल का जो उत्तराधिकारी है वो आपका कल्याण शाह माना जाता है। कल्याण शाह को अजय पाल का उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अगर बात करें तो देखिएगा परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर को स्थापित किया था। अच्छा दोस्तों कब किया था, सबसे बड़ी बात है कब किया था। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो देवलगढ़ थी हमारी। सबसे पहले तो आप तो याद रखिएगा देवलगढ़ जो राजधानी है वो आपकी 1512 ईस्वी में करी जाती है चांदपुरगढ़ से हटा के, और वहीं से जो श्रीनगर है उसको इसके द्वारा 1517 ईस्वी में करा जाता है। ये दोनों ही डेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अजयपाल किसका पुत्र था, तो आनंदीपाल द्वितीय का पुत्र था। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ। और फिर देखिएगा किस पमार शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर में स्थापित किया था। दोस्तों ये अजयपाल के द्वारा किया गया था। देखा जैसे कि मैंने बताया था कि जो पहले देवलगढ़ है उसको 1512 ईस्वी में, देवलगढ़ को 1512 ईस्वी में स्थानांतरित किया जाता है, जो कि आपका चांदपुरगढ़ से हटाया जाता है। और उसके बाद देवलगढ़ से राजधानी को हटाकर श्रीनगर में 1517 ईस्वी में स्थापित करा जाता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद महल निर्माण कराया और कुलदेवी राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इससे पहले हम बता चुके हैं। देवलगढ़ में इनके द्वारा जो राजेश्वरी देवी की प्रतिष्ठा है वो कराई जाती है, कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। फिर देखेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तो सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे। अब दोस्तों जो हमारे अकबर के समकालीन परमार शासक थे वो सहजपाल के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों सहजपाल हमारे 42वें राजा के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों बात करेंगे सहजपाल से रिलेटेड अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो दोस्तों जो देवप्रयाग में हमारा क्षेत्रपाल मंदिर है उसके द्वार पर एक शिलालेख है जो 42वें राजा सहजपाल का है, जो कि 1548 ईस्वी का माना जाता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया, जो देवप्रयाग में क्षेत्रपाल मंदिर है, क्षेत्रपाल मंदिर का जो द्वार है उस पर एक शिलालेख देखने को मिलता है जो कि 42वें राजा सहजपाल का उसको माना जाता है और 1548 ईस्वी का उसको माना जाता है। अगर वहीं देखा जाए तो दोस्तों देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है उसमें जो घंटी पर लेख है वो भी राजा सहजपाल का 1561 ईस्वी का देखने को मिलता है। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सहजपाल का शासन देखा जाए तो दोस्तों 1548 से लेके उसका जो शासन है 1575 तक हमें देखने को मिलता है। और जो सहजपाल था अकबर का समकालीन था, ये तो क्वेश्चन के आधार से ही आपको पता चल चुका है। सहजपाल को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा जाता था। अब क्वेश्चन यही आजकल पूछे जा रहे हैं कि सहजपाल किस पंवार शासक को गुणज्ञ सुखद प्रजाया के रूप में भी जाना जाता है। तो वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया के रूप में जो जाना जाता है वो आपका सहजपाल के रूप में जाना जाता है। इसके समय पर दोस्तों अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भी भेजा था, तो इसीलिए फेमस है कि जो अकबर के समकालीन परमार शासक का वह कौन सा राजा था, तो सहजपाल का नाम वहीं पर देखने को मिलता है। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों तो सर्वप्रथम किस परमार शासक के नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई, तो दोस्तों ये बलभद्र शाह के समय पर हुआ था। बलभद्र शाह हमारे 43वें क्रम के राजा देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों बलभद्र शाह के बारे में अगर कुछ बात करें तो दोस्तों बलभद्र शाह का जो उपनाम है वो बलराम के नाम से भी जाना जाता है, इनको दुलारा राम शाह के नाम से भी जाना जाता है, और बहादुर भी इनका नाम कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। बलभद्रा के समय दोस्तों राजदूत भेजने की जो प्रथा थी वो प्रारंभ हुई थी, और 1581 में ग्वालदम का जो युद्ध है वो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच देखने को मिलता है। कभी भी ध्यान रखिएगा ग्वालदम का जो युद्ध है इसके सन पूछ लिए जाते हैं। ग्वालदम का जो युद्ध है दोस्तों ये आपका 1581 ईस्वी में हमारा होता है, और किस किस के मध्य होता है, तो बलभद्र शाह और दूसरे जो व्यक्ति हैं हमारे रुद्रचंद, कुमाऊं में जो चंद शासन हमारा चल रहा था उन दोनों के मध्य होता है। शिव प्रसाद डबराल दोस्तों जो डबराल है, जो युद्ध की जो तिथि है वो आपके 1591 मानते हैं। अब देखिए यहीं पर आपका विवाद हो जाता है, लेकिन अधिकतर जो टाइम है उस पर लगभग 1581 ही ऑप्शन में देखने को मिलता है। अभी तक के जो एग्जाम है उसमें भी 1581 देखने को मिलता है, लेकिन डबराल जी के अनुसार 1591 में ये जो आपका ग्वालदम का युद्ध है इसको माना जाता है। अगर ग्वालदम के युद्ध में रुद्रचंद की हार के साथ सेनापति पुरुषोत्तम पंत के बीच में मृत्यु हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले वाले चंद शासन में आप लोगों को बताया भी था कि जो पुरुषोत्तम पंत है उनकी मृत्यु कब होती है, तो ग्वालदम का युद्ध हमने डिस्कस किया था 1591 ईस्वी वहाँ पर भी दिया गया था। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से करी है। अब जो कवि हमारे देवराज जी हैं वो बलभद्र शाह की तुलना भीम से करते हैं, और बलभद्र शाह प्रथम राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि भी लगाई थी, परंतु कल्याण शाह के नाम से आगे शाह लग चुका था। परंतु जो कल्याण शाह हैं
उनके नाम के आगे शाह इससे पहले ही लग चुका था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बलभद्र शाह से पहले किसके नाम पर या फिर वह कौन सा शासक था जिसके आगे शाह की उपाधि लग चुकी थी, तो आप लोग कल्याण शाह उसको सही आंसर करेंगे। अब भक्त दर्शन के अनुसार परमारों को भी शाह की उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी। अब भक्त दर्शन कहते हैं कि जो परमार शासक हैं उनको शाह की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो वो आपके औरंगजेब के द्वारा दी जाती है कहा जाता है। अब शाह उपाधि के बारे में कोई भी तर्क सही नहीं है, मगर हम ये कह सकते हैं कि बलभद्र शाह के बाद भी क्रमागत शाह उपाधि प्रयोग किए गए होंगे। फिर देखिएगा, अगर लोग कहते हैं कि परमारों को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दिया था, लेकिन कहीं कहीं पर तथ्य है कि औरंगजेब ने दिया था, कहीं कहीं पर बोला जाता है कि ये हमारे बहलोल लोधी के द्वारा दिया गया था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाली रहती है, क्योंकि इतिहास से संबंधित जो प्रमाणिक तथ्य हैं वो सामने नहीं देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोग जब आंसर करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, या तो उसने आंसर में औरंगजेब ही दिया होगा या फिर उसने वहाँ पर बहलोल लोधी को ही दिया होगा, तो उस तरीके से आंसर को आप लोग चूज़ करिएगा। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक पंवार शासक बजाय उपाधि लगी थी, शाह की उपाधि बजाय शाह उपाधि लगी थी, वह कौन था? तो दोस्तों कल्याण शाह 38वां राजा था, नामंत पालों के अधीन भी ये वहाँ पर देखने को मिलता है। किस मुगल शासक के सैनिकों की महारानी कर्णावती से नाक कटवा दिए थे? तो दोस्तों ऐसी कौन सी थी, या फिर ऐसी कौन सी जो शासक थी पंवार वंश की जिसने जो हमारे शाहजहाँ हैं उनके जो सैनिक हैं उनके नाक कटवा दिए थे? तो देखिएगा, वो हमारी कर्णावती के रूप में जानी जाती है। अगर बात करें तो देखिएगा, किस मुगल शासक के सैनिकों की महारानी कर्णावती ने नाक कटवा दी थी? तो दोस्तों शाहजहाँ इसका सही आंसर है। अब देखना पड़ेगा कि ये जो रानी है कर्णावती, ये अब कहाँ से बीच में आ गई। अभी तक तो शासन चल रहा था हमारा, पूरे शासक ही चल रहे थे, अब शासिका भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी जरूर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखिएगा कि महपति शाह की मृत्यु के बाद पृथ्वीपति शाह शासक बनता है, जो कि एक अल्पवयस्क होता है। तो उसकी जो संरक्षिका होती है पृथ्वीपति शाह की, वो आपकी कौन होती है? महारानी कर्णावती होती है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि महारानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसकी थी? महपति शाह की। महपति शाह की, महपति शाह की जो आपकी बीवी है वो आपकी कर्णावती है, और संरक्षिका किसकी है? तो पृथ्वीपति शाह की है। ऐसे याद रखिएगा। अब पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका है वो महारानी कर्णावती बन गई, और 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहजहां के जो सेनापति थे नवाजद खां ने दून घाटी पर आक्रमण कर देता है, और उस समय गढ़वाल की जो संरक्षिका है वो आपकी कर्णावती होती है, जिसकी सूझबूझ से मुगल सैनिकों के उसने पकड़कर उनके नाक कटवा दिए, और तब से नागकटी रानी के नाम से उनको जाना जाने लगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से किसने पुकारा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले बहुत बार आया भी हुआ है, तो आप लोग नाम याद रखिएगा। शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कहा इसको नागकटी रानी के नाम से भी संबोधित करा गया, और तब से ही नागकटी रानी के नाम से ये फेमस भी हो गई, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों, जैसे हमारा निकोलस मनुची ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसमें स्टोरियोडू मैगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा का रूप उन्होंने बताया है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपनी पुस्तक में रानी कर्णावती को साक्षात दुर्गा के रूप में बताया है? तो निकोलस मनुची आप लोग याद रखेंगे। कर्णावती के समय दोस्तों जो दून घाटी है वहाँ पर राजधानी नवादा भी देखने को मिलती थी, और देहरादून का जो करणपुर नामक एक गांव है वहाँ पर जो गांव की स्थापना या फिर गांव को बसाने का जो श्रेय है वो भी हमारी रानी कर्णावती को जाता है। फिर देखा जाए तो दोस्तों देखिएगा, महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नागकाटी रानी के नाम से इनको जाना जाता है। किसके द्वारा, किसने इनको नागकाटी रानी कहा था? तो शिव प्रसाद डबराल ने इनको नागकाटी रानी के रूप में संबोधित किया हुआ था। फिर देखिएगा, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसके द्वारा करा गया था? अब दोस्तों राजपुर में एक नहर था, उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपका रानी कर्णावती के द्वारा राजपुर नहर की स्थापना करी गई थी। दूसरा क्या करा था? तो करणपुर नामक जो गांव है उसकी स्थापना भी का भी जो श्रेय है वो भी आपका रानी कर्णावती को जाता है। तो राजपुर नहर भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, जो कि आपका देहरादून जनपद में है। रानी कर्णावती के द्वारा इस नहर का निर्माण कराया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर बात करेंगे अन्य शासकों पर अन्य वीडियो में, या फिर दूसरी जो वीडियो हमारी आएंगी उनके माध्यम से। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।